नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए बिना देर के वो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची याद रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? प्रथम अनुसूची में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में विभिन्न राज्य पदाधिकारी, संवैधानिक अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष आदि के वेतन और भत्ते का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में विभिन्न राज्य के पदाधिकारी, संवैधानिक अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपाध्यक्ष इत्यादि का वेतन और भत्ते का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में विभिन्न राज्य पदाधिकारी, संवैधानिक अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष आदि के शपथ ग्रहण का वर्णन है। तो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का वर्णन है। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा में जो विभिन्न सीटें तय की गई हैं वह किस राज्य के लिए कितनी होगी, इसका निर्धारण किस अनुसूची में की गई है? तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में वर्णन है। चलिए छठा प्रश्न को देख लेते हैं। अनुसूची 5 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। तो अनुसूचित 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। तो चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुसूची 6 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय का प्रशासन का वर्णन है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय का वर्णन किया गया है, जनजातीय का प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जब भारत सरकार अधिनियम 1935 बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर क्या टिप्पणी किए थे? तो देखिए उन्होंने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में की गई है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो 3 सूचियां हैं उसका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची याद रखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न चलते हैं। 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित वर्णन है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जगह दी गई थी? तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को जगह दिया गया था, जो 4 भाषाओं को और इस अनुसूची में शामिल करके 18 भाषा हो गया था। उसके बाद अब वर्तमान में 4 और बढ़ा करके 22 भाषाओं को जगह दी गई है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दी गई है। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 याद रखेंगे। 13वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम संविधान संशोधन के 9वीं अनुसूची में क्या वर्णन है? चलिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित वर्णन है। भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था से संबंधित वर्णन है। तो भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था को याद रखेंगे 9वीं अनुसूची में। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। दल बदल कानून जो है उससे संबंधित है। तो 1985 में दल बदल विरोधी कानून आया था। तो याद रखेंगे 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून
से संबंधित वर्णन है। 1985 में नियम आया था। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? चलिए 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 1973वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वर्णन है। तो याद रखेंगे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वर्णन है। चलिए 17वां प्रश्न। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची भी 1992-93 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में याद रखेंगे नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन में ये चारों भाषाओं को जोड़ा गया, जो अब वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। तो ये 92 संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और वह भाषा है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थे? तो 18 भाषाएं थे। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थे। तो चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए पहला एक्ट कौन सा और कब लाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को बनाए रखने के लिए पहला एक्ट कब और कब पारित किया गया था? तो याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह पहला कानून था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो किस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट याद रखेंगे। चलिए 24वां प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न 25वां प्रश्न। पिट्स इंडिया एक्ट कब जारी किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। तो चलिए 26वां प्रश्न। किस एक्ट के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था? तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। तो चलिए 28वां प्रश्न। चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर होगा 1793 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। 29वां प्रश्न। किस एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश कंपनी ने भारत के शिक्षा पर 1 लाख व्यय कंपनी द्वारा करने की बात कही थी? तो किस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश कंपनी ने भारत के शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने की बात कहा था? तो आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो आंसर होगा। चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में किसे आने की छूट दी गई? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में किसे आने की छूट दी गई? तो आंसर होगा ईसाई मिशनरियों को। ईसाई मिशनरियों को लाया गया भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो चलिए 31वां प्रश्न पर चलते हैं। किस एक्ट के तहत चीन और चाय की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? किस एक्ट के तहत चीन और
चाय की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। चलिए 32वां प्रश्न पर चलते हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। तो चलिए 33वां प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया था? तो 1833 में चार्टर एक्ट के तहत। तो चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। चलिए 35वां प्रश्न। गवर्नर जनरल के सदस्य में प्रथम विधि सदस्य बनकर कौन आए थे? जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, उनका प्रथम विधि सदस्य बनकर लॉर्ड मेकाले आए थे। मेकाले को याद रखेंगे। चलिए 36वां प्रश्न। भारत में दास प्रथा का अंत कब किया गया था? भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में किया गया था। 1843 याद रखेंगे। 37वां प्रश्न। भारत में दास प्रथा का अंत किसके नेतृत्व में किया गया था? तो भारत में दास प्रथा का अंत एलन ब्रो के नेतृत्व में किया गया था। एलन ब्रो याद रखेंगे। 38वां प्रश्न। जो अधिकारी भारत के कंपनी के संबंध में कार्य करेंगे, उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई थी? तो आंसर होगा 1853 के एक्ट के तहत। तो चलिए 39वां प्रश्न पर चलते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रशासन प्रारंभ हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की समाप्ति तथा ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रशासन का प्रारंभ है 1858 के अधिनियम के तहत हुआ था। 1858 याद रखेंगे। तो चलिए 40वां प्रश्न पर चलते हैं। 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम क्या रखा गया था? तो 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम द वायसराय ऑफ इंडिया रखा गया था। वायसराय याद रखेंगे, द वायसराय ऑफ इंडिया। तो चलिए 41वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग याद रखेंगे, भारत का प्रथम वायसराय। तो चलिए 42वां प्रश्न पर चलते हैं। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? तो वायसराय का अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत मिला था। 1861 याद रखेंगे। तो चलिए 43वां प्रश्न। 1909 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए 1909 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया था। मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया था। तो चलिए 44वां प्रश्न। भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में सार्वजनिक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में सार्वजनिक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम में दिया गया था। मार्लो मिंटो अधिनियम में था और इसी में यह अधिकार मिला था 1909 याद रखेंगे। चलिए 45वां प्रश्न पर चलते हैं। पृथक निर्वाचन का आधार मुसलमानों को आरक्षित सीट किस अधिनियम के तहत मिला था? तो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षित सीट 1909 के ही अधिनियम में के तहत मिला था। तो 1909 के ही अधिनियम को याद रखेंगे। चलिए 46वां प्रश्न। भारत में सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम को ही कहा जाता है। तो चलिए 47वां प्रश्न पर चलते हैं। 1919 का अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया है। चलिए 48वां प्रश्न। केंद्र के द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसको कहा गया 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। चलिए 49वां प्रश्न। प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ? तो प्रत्यक्ष चुनाव 1919 के अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। चलिए 50वां प्रश्न देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। इस एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है और ये भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 2 है।
तो चलिए 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी अधिकार आरक्षण मिला था? तो आंसर याद रखेंगे कि 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी आरक्षण मिला था। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।